Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss few MCQs based on banking awareness and students कल के वीडियो में हमने बैंकिंग कोड्स एंड टर्म्स पढ़े थे. आज के वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड एब्रीविएशंस पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स एब्रीविएशंस हमेशा से ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली कवर दिस टॉपिक यू शुड नॉट स्किप क्वेश्चंस रिलेटेड टू एब्रीविएशंस. तो अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस कम्प्लीटली कवर करना है ना स्टूडेंट्स, एब्रीविएशन को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा आप. इसीलिए मैंने इस पे भी एक क्विज क्रिएट किया आपके लिए. ये वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ आज कि एब्रीविएशंस को की इंपॉर्टेंस समझिए और इसे कम्प्लीटली कवर हम करेंगे आज के इस वीडियो के थ्रू. 10 क्वेश्चंस हैं आज के भी वीडियो में. कल भी मैंने 10 क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए थे सो दैट थोड़ा थोड़ा करके आपकी सारी चीज़ें कवर भी होती जाएं. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड करती हूँ. एंड अगेन आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग कि क्वेश्चंस जब मैं बताना शुरू करूं तो मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा. इससे पहले कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप नोट करिएगा और वीडियो को देन प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. स्टूडेंट्स ये बात मैं हर बार हर एक वीडियो जिसमें भी मैं MCQs लेकर आती हूँ आपको क्यों रिपीट करती हूँ, क्योंकि इससे देखिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है और इवेल्युएशन भी कर सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन का. सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स. एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरीज just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. Okay, the first question here we have is आपसे पूछ रहा है कि what is P in PCA. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको ये PCA क्या होता है ये पता होना चाहिए. ऑब्वियसली जब तक आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा तब तक आप इसमें कोई भी गेस नहीं कर पाएंगे. गेस वर्क इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं चलते हैं और एब्रीविएशंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं. तो कभी भी एब्रीविएशन को लेकर गेस वर्क करने की कोशिश मत किया कीजिए, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर 99% श्योर. जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े ही कन्फ्यूजिंग की वजह से कई बार हमें पता होता है कि यार 99% आप श्योर होते हैं कि शायद यही आंसर होगा, बट उसमें गेस वर्क तभी कीजिएगा जब बहुत ही ज़्यादा आप जो है बहुत कम आपने अटेम्प्ट किया और आप फंस रहे हो किसी चीज़ में, तब किया कीजिए. अदरवाइज बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं. आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है आपके एग्जाम्स में, सो बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसा. लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ P इन PCA, तो यहाँ पे आपको PCA का फुल फॉर्म बिल्कुल पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. PCA क्या होता है? इट इज़ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट तो हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ना ऑप्शन नंबर 1, ना 2, ना 3, बट हाँ नन ऑफ दीज अगर हम टिक कर दें तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है. तो PCA का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. और यहाँ पे हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं अवेलेबल था प्रॉम्प्ट, तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? नन ऑफ दी अबव, यानी नन ऑफ दीज, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. अब PCA क्या होता है ये भी जान लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन से ना बहुत तरह तरह की आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. मैं हमेशा कहती हूँ तो इस केस में आपको PCA से रिलेटेड से फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि PCA होता क्या है बेसिकली. सो PCA एक तरह का फ्रेमवर्क है, ठीक है. इट इज़ इम्पोज्ड ऑन लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक्स एंड दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एक्सपैंडिंग अमंग अदर कर्ब्स, ठीक है. द मैकेनिज्म दिस किक्स इन विच बैंक ब्रीच एनी ऑफ दीज की रेगुलेटरी ट्रिगर पॉइंट्स. तो ये RBI की जो एक तरह की फ्रेमवर्क है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. तो अगर कोई भी बैंक इस तरह के रेगुलेशंस को ब्रीच करता है तो उसके 3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं, यानी कि जैसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है. एक अनदर पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि नेट NPA और थर्ड पॉइंट है रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA. अगर इन सब में से किसी से रिलेटेड कोई रेगुलेटरी जो है कोई बैंक ब्रीच करता है या मिस करता है तो वो PCA के जो एक्शन है उसके अंडर में आ जाते हैं. वो इस फ्रेमवर्क को अगर वो जो है नहीं फॉलो अप करते हैं जो RBI ने उनके ऊपर इम्पोज किया होता है, जितने भी बैंक्स हैं हमारे उन सब पे इम्पोज रहता है ये PCA. तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ यही पूछ दे कि PCA इज़ व्हाट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क विच इज़ इम्पोज ऑन लेंडिंग, ठीक है. लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस इसके थ्रू जो है इम्पोज किए होते हैं RBI ने, ठीक है. ये भी याद रखिए कि इम्पोज कौन करता है? RBI. इम्पोज किस पे होता है? बैंक्स पे होता है, ठीक है. ये बात आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे आपसे फिर इसी तरह का देखिए सारे क्वेश्चन ना सेम ही पैटर्न पे हैं. आपसे एब्रीविएशन से रिलेटेड फुल फॉर्म ही देखिए हमेशा पूछे जाएंगे ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम ही किया है. सो व्हाट इज C इन ICO. आपसे यहाँ पूछ रहा है कि ICO में C क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सेज इट्स कैश, सेकेंड ऑप्शन सेज इट्स कॉइन,
थर्ड सेज इट्स चेक, फोर्थ सेज इट्स करेंसी। तो यहाँ पे जो ICO होता है इसका फुल फॉर्म बताइए स्टूडेंट्स। इट इज़ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यस हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें कॉइन मेंशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 2। तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ICO का फुल फॉर्म होता है। अब ICO क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपको साथ ही साथ। इट इज़ अ फंड रेजिंग टूल, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं दे कैन बाय दिस इनटू ऑफरिंग्स एंड रिसीव न्यू क्रिप्टो करेंसी टोकन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जैसा ही होता है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू स्टॉक्स, जैसे IPOs होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, उसी की तरह ICOs भी होते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी होती है, बस ये बात याद रखिएगा, इतना ही डिफरेंस होता है, ये स्टॉक्स जैसे ही होते हैं, ठीक है। Moving on to the next question, we have question number 3rd. This says what is A in VPA? तो VPA में आपसे पूछ रहा है कि A किस लिए स्टैंड करता है, क्या स्टैंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको। फर्स्ट ऑप्शन सेज इट्स अथॉरिटी, सेकंड सेज एडवाइजरी, थर्ड सेज एड्रेस, फोर्थ सेज नन ऑफ दीज। तो A क्या होता है VPA में? इट इज़ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि क्या होता है A इन VPA। इट इज़ ऑप्शन नंबर 3rd, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट है, एड्रेस। तो VPA क्या होता है बेसिकली? इट इज़ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब VPA के बारे में और चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपनी ईमेल आईडी का, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स, तो अगर जैसे हमारी ईमेल आईडी होती है ना, हमारी यूनिक आईडी होती है, वो सबके पास सेम आईडी नहीं हो सकती। आपके पास जो ईमेल आईडी जिस तरह से है वो किसी और की नहीं हो सकती, वो इसीलिए यूनिक होती है, ठीक है। तो VPA भी उसी तरह की ईमेल आईडी की तरह ही आपके लिए एक आईडी होती है, ठीक है। इट इज़ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस विच इज़ गिवन टू एन इंडिविजुअल यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जो UPI होता है ना, उसे यूज़ करने वाले इंडिविजुअल्स के पास आपको VPA मिलेगा, ठीक है। दिस सर्विस टू सेंड और रिसीव मनी। तो अगर उन्हें VPA, तो अगर UPI के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी सेंड हो रहा है या रिसीव किया जा रहा है, तो ये जो VPA होता है ना, ये वहाँ यूज़ होता है। तो ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है इसका फुल फॉर्म हुआ। और ये क्या होता है बेसिकली? इट इज़ समथिंग लाइक एन ईमेल आईडी की तरह ही होता है, बट ये कब यूज़ होता है? जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI वहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे व्हाट इज O इन NFO। तो NFO में O क्या होता है? तो यहाँ पे NFO का फुल फॉर्म मैं बता दूं स्टूडेंट्स, न्यू फंड ऑफर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3rd आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है ऑफर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3rd है, ऑफर है, ठीक है। न्यू फंड ऑफर, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे 3rd ऑप्शन ऑफर, ठीक है। क्या होता है NFO ये भी मैं बता दूं आपको। दिस इज द फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग फॉर एनी न्यू फंड ऑफर्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फर्स्ट टाइम किसी फंड को इंट्रोड्यूस किया है, ऑफर किया है, तो ये उसके लिए ही यूज़ होता है न्यू फंड ऑफर, वहाँ पे टर्म, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स को अगर आप कहें तो ये सबसे इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है NFOs का, ठीक है। Okay, let's move on to the next question. We have question number 5 here. It says what is B in IBP? अगेन आपको IBP का अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे IBP क्या होता है और उसमें B क्या स्टैंड करता है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो IBP बेसिकली होता है स्टूडेंट्स इंटर ब्रांच पेमेंट। तो अगर किसी ब्रांच में, किसी बैंक की ब्रांच में अगर कोई आपस में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई पेमेंट हो रही है, तो वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है IBP, ठीक है। तो IBP इज इंटर ब्रांच पेमेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन इसलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिस सेज ब्रांच। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को मार्क कर सकते हैं, सही ऑप्शन, ठीक है। तो इंटर ब्रांच पेमेंट के बारे में मैं थोड़ा और बता दूं आप। A transaction that takes place in a branch of your bank, ठीक है, may involve accounts that are maintained in other branches, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक अकाउंट आपका किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में से, आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर हैं, ठीक है। कोई भी एक बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं आप कह लो कि आपका अकाउंट जो है हेड ऑफिस में है, ठीक है। हेड ऑफिस जो ब्रांच होगी उसमें है, और अगर आपको किसी अदर ब्रांच से विड्रॉल करना है, कैश निकालना है, तो आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अदर ब्रांच से जाकर अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे एक ब्रांच जो है, आपकी वाली जो ब्रांच थी, अदर ब्रांच को पेमेंट करेगी। तो इसी को इंटर ब्रांच पेमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे IBP इसका एब्रीविएशन होता है, इसे याद रखिएगा। ये काफ़ी यूज़ होता है, जो है कॉमन चीज़ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें आप ऑप्शन नंबर 2 मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज आस्किंग दैट व्हाट इज I इन LEI। कल के वीडियो में भी हमने इसे डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि LEI क्या होता है।
सो उसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स LEI का होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो कल के वीडियो में बिकॉज हमने इसे जो है डिस्कस किया था तो आपको याद होगा कि ये बार कोड जैसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। इट इज़ अ रेफरेंस कोड बेसिकली, दिस इज यूज अक्रॉस मार्केट्स एंड jurisdictions टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ लीगली डिस्टिंक्ट एंटिटी दैट इज इंगेज्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और ये एक 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। मैंने आपको कल भी बताया था ये कि एक 20 डिजिट का जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसके बारे में हम कल वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड, ये काफ़ी जो है मार्क करती हैं स्टूडेंट्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में भी, ठीक। सो इसमें आप मार्क कर लीजिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, आइडेंटिफायर, यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर में हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे सेकंड, आइडेंटिफायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज एफ इन फेमा। तो आपसे पूछ रहा है कि फेमा जो होता है उसमें एफ क्या स्टैंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि फेमा क्या है, फेरा क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें हमें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं ये सब। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आपको पता होते हैं तो बहुत ही ईजिली यू कैन फेच गुड मार्क्स विद दिस। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एफ इन फेमा। तो फेमा क्या होता है हम सब जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन फॉरेन करेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन फॉरेन जो है यहाँ पे करेक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वजह से। सो स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू ड्रॉप अ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताइएगा कि फेमा कौन से ईयर में आया था, ठीक है। आप ईयर मेंशन कीजिएगा कि फेमा को किस ईयर में इनैक्ट किया गया था। इट वाज इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इसे किस ईयर में इनैक्ट किया गया था और ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करके आया था, ठीक है। ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले, फेमा से पहले कौन सा एक्ट था, उसे रिप्लेस करके फेमा को जो है इनैक्ट किया गया था। मुझे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैंशन करिएगा स्टूडेंट्स। ये आप ही के बेटरमेंट के लिए है जो मैं क्वेश्चन आपको देती रहती हूँ, बट लीस्ट ऑफ यू रिप्लाई, कोई नहीं, लेकिन आप लोग बिल्कुल अपने नोट्स के लिए एटलीस्ट वहाँ लिख लिया कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेंशन ना भी करें चलेगा मुझे। तो फेमा का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूँ, दिस वाज टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया। तो अगर इंडिया के जितनी भी एक्सटर्नल ट्रेड्स में इन्वॉल्व जो भी लोग थे उनके लिए जो है बेसिकली इस फेमा के एक्ट के थ्रू दिस वाज टू हेल्प देम फैसिलिटेट जो है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट जो भी वो कर रहे होते थे, एक्सटर्नल ट्रेड में इन्वॉल्व लोगों के लिए बेसिकली ये फेमा एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज सेइंग व्हाट इज आई इन PPI। तो PPI क्या होता है हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, देन आप आंसर कर पाएंगे कि आई इसमें क्या स्टैंड करता है, ठीक है। तो PPI होता है स्टूडेंट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आई फॉर इस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ PPI, ठीक है। PPI क्या होता है स्टूडेंट्स ये भी जान लीजिए। दीज आर मेथड्स टू फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू पेड फॉर द होल्डर बाय कैश, बाय डेबिट टू अ बैंक अकाउंट और बाय क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, दिस इज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो आप डेबिट कार्ड के केस में भी यही बोल सकते हैं कि ये भी एक PPI होता है। उस कार्ड के थ्रू बेसिकली आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपके पास इतनी वैल्यू पहले से ही पेड होती है जिसके अगेंस्ट आप किसी और वैल्यू को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके पीछे का फंडा होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। तो प्रीपेड जो है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसका फुल फॉर्म हुआ, और यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन इसलिए कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, दिस सेज व्हाट इज P इन DWP। तो DWP आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए क्या होता है। दिस DWP स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी फॉरेन कंट्री का एग्जांपल लें, जैसे UK में वैसे ये है कि डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन करके वहाँ पे उनका डिपार्टमेंट है जो है पेंशन के बेसिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे पेंशन रिलेटेड अफेयर्स को मतलब हैंडल करते हैं वो। बट इंडिया में ये कौन सी जो है डिपार्टमेंट है जो इसको हैंडल करती है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट DWP नहीं है, DPPW है। इसे याद रखिएगा कि इंडिया में कौन सा है, DPPW, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, ठीक है। बाद में आपको पता है कि जो है पेंशंस बंद हो गए थे
तो जितनी भी बचे हुए यानी कि सिर्फ जो डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अभी पेंशन अभी भी है, कंटिन्यूड है। बाकी हर जगह पेंशन की स्कीम्स जो है ख़त्म कर दी गई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी जितने भी थे। तो जितनी भी डिफेंस रिलेटेड पेंशन्स अभी भी हैं उन्हें अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस हैंडल करती है। अब DPPW जो मिनिस्ट्री हमारी वो हैंडल नहीं करती, ठीक है। बट इसके अलावा जितने भी अभी भी वो लोग हैं जिनकी पेंशन अभी भी जाती हैं उन्हें कौन हैंडल करता है? बिल्कुल हमारे यहाँ DPPW यानी कि जो डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, ये हैंडल करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी जान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आप अभी तक समझ ही गए होंगे, व्हाट इज P इन DWP, इट इज पेंशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज P इन PCR। तो आपसे पूछ रहा है PCR में P क्या स्टैंड करता है। तो PCR क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन से इट्स प्रॉम्प्ट, सेकंड इट्स पब्लिक, थर्ड पोस्ट, फोर्थ प्राइमरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका पब्लिक है। ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का जो है आपको एब्रीविएशन गिवन है। तो PCR का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ओके, PCR होता क्या है बेसिकली ये भी जान लीजिए। ये जो है RBI को इसका आप क्रेडिट दे सकते हैं कि क्रिएट किसने किया था PCR को, RBI ने। इट इज़ बेसिकली अ पब्लिक रजिस्ट्री टू कैप्चर एंड store the financial information of borrowers in India, both existing and the new borrowers, ठीक है। तो क्रेडिट रजिस्ट्री एक तरह से क्या है, इट इज़ अ रजिस्टर, ठीक है। फॉर्म रजिस्टर जैसी ही चीज़ है जो कि स्टोर करती है सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जितने भी बोरोवर्स हैं इंडिया में, जो एग्जिस्टिंग थे उनके भी और जो न्यू बोरोवर्स आते जा रहे हैं उनको भी यहाँ पे जो है मेंशन किया जाता है। दिस क्रेडिट रजिस्ट्री विल कोलैट दी बोरोइंग हिस्ट्री ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट बोरोवर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट बोरोवर्स या सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही रजिस्टर करते हैं, ये हर एक बोरोवर वो किसी भी तरह का हो सकता है, इवन इंडिविजुअल्स या फिर जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स होते हैं उन सबके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है मेंटेन होती है। और ये RBI ने क्रिएट किया था, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। PCR से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरह आएगा कि या तो आपको फुल फॉर्म उससे पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा कि इसे क्रिएट या मेंटेन कौन करता है, ठीक है। तो RBI है इसका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड है, बिकॉज इट इज़ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। तो आपसे पूछा था कि P क्या स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स फॉर पब्लिक, ओके। Okay, this is all for today students. I hope the questions were clear to you, and as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHUB com entrance से related किसी भी टॉपिक में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe students, and please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.